प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। इनकी प्रबलता किस प्रकार से हम जान पाएँ। कौन सी चीज़ है जो कि इनकी प्रबलता को निश्चित करती है, आइए जानते हैं। और आज बच्चों हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए सभी जिन बच्चों ने अम्ल, क्षार और लवण के 4 पार्ट देख चुके हैं वे आज इस 5वें पार्ट के माध्यम से पूरे पाठ को, बाकी जो हिस्सा बचा है उसको लर्न कर पाएंगे। आइए बच्चों, अब हम पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पीएच स्केल का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये एंटी लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के। तो अब 3 प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं, उदासीन होती है या अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। 3 प्रकार के अर्थात उदासीन होती है कुछ चीज़ें, कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं और कुछ क्षारीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो उदासीन यदि हम पीएच स्केल का प्रयोग करें, पीएच स्केल के द्वारा हम बताएं तो उदासीन में पीएच स्केल का जो मान है वो 7 होता है, 7 यदि वैल्यू है किसी भी पदार्थ के विलयन की, तो इसका मतलब है वो दिया गया पदार्थ जो है उदासीन है। यदि 7 से कम है, लेस देन 7 है, 7 से कम है, 7 से कम वैल्यू है तो वो अम्लीय पदार्थ है। और 7 से अधिक है, 7 से अधिक वैल्यू है तो वो दिया गया पदार्थ कैसा है, क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे बीच की जो वैल्यू है, यहाँ पे ये 7 वैल्यू है, 7 है, जो कि उदासीनता को प्रदर्शित करता है। हम जान चुके हैं कि 7 से यदि कम वैल्यू होती जाती है तो इसका मतलब है दिए गए पदार्थ की जो है अम्लीय प्रकृति बढ़ती जा रही है। और 7 से अधिक वैल्यू होती है तो ये क्षारीयता बढ़ने को प्रदर्शित करती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 14 है और इधर 7 से कम की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे 0 वैल्यू है। तो अर्थात 0 से 14 तक का ये स्केल है जो 0 से 14 तक किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय गुण को प्रदर्शित कर देती है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए टेबल है, इसमें हम बता सकते हैं कि किसी पदार्थ का पीएच मान कितना है। इसके लिए हम सार्वत्रिक विलयन का प्रयोग कर सकते हैं, या सार्वत्रिक एक प्रपत्र है, एक जैसे अपना लिटमस पत्र है, तो वो यहाँ पे सार्वत्रिक पत्रक जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, उस पे ये स्केल दिया होता है 0 से लेके 14 तक। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कलर के हिसाब से, जिस कलर में मैचिंग आती है, जिस कलर से दिए गए पदार्थ के पीएच मान मैच करता है, वही उसका पीएच मान होता है। तो सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम बता सकते हैं किसी भी पदार्थ का पीएच मान। ठीक है बच्चों, हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के मान के बीच में काम करता है। कोई भी जीवित प्राणी है उसके शरीर के पीएच का जो मान है वो 7 से 7.8 होता है। जब पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है किसी जल का, जैसे वर्षा जल है, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, और ऐसा अम्लीय वर्षा यदि नदियों के अंदर जाता है तो नदी के अंदर जो उपस्थित जलीय जीव हैं उनके जीवन को बहुत ही कठिनाई हो जाती है, वे मर भी सकते हैं। यदि हम दूसरे ग्रहों की बात करें तो यहाँ पे देखिए शुक्र ग्रह, जिसको वीनस भी बोलते हैं, इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद और पीले बादलों से बना होता है। ठीक है, जब इतनी अधिक अम्लीयता जिस ग्रह में है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जीवन संभव होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ पे बिल्कुल जीवन कोई संभव नहीं हो सकता इतनी अधिक अम्लीयता पे। हमारे बगीचे में हम की जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान क्या होता है उसको हम चेक कर सकते हैं सार्वत्रिक सूचक के द्वारा।
और उसका pH मान को हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ऐसे ही हम अपने शरीर के अंदर देखें तो हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में जो उदर है अर्थात हमारा स्टमक है, स्टमक में एक अम्ल निकलता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl अम्ल हमारे कहाँ से निकलता है? हमारे उदर से निकलता है अर्थात स्टमक से निकलता है, स्टमक से। ठीक है, स्टमक का हम थोड़ा सा ऐसे बनाया, ऐसे चित्र होता है। ठीक है, तो ये स्टमक की जो दीवार है यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको हम ऑक्जिनटिक सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इन कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। तो ये जो अम्ल है भोजन को क्या कर देता है? नरम कर देता है और जिससे कि उसका पाचन आसान हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे शरीर में जब भोजन नहीं होता है तब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है, जिससे कि ये हमारे पेट के अंदर जलन पैदा करता है। यहाँ पे आमाशय के अंदर जलन पैदा करता है और जिसके कारण हमें खट्टी डकारें आती हैं और यहाँ पे जलन महसूस होने लग जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए। एंटासिड का मतलब कोई भी क्षारीय पदार्थ हम यूज कर सकते हैं। क्षारीय पदार्थ के रूप में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये दुर्बल क्षारक होते हैं। दुर्बल क्षारक का प्रयोग करके हम पेट के अंदर जो अधिक अम्लीयता हो जाती है उसको निष्क्रिय कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। pH परिवर्तन के कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं, जिसको हम दंत क्षय बोलते हैं। मुंह के pH का जो मान है वो 5.5 से यदि कम हो जाता है अर्थात इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, मुंह के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है, तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है अर्थात वे खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें पता है हमारे दांतों के सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको बोलते हैं इनेमल। ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक है, जिसके कारण ये हमारे दांत आराम से चीज़ों को काटते हैं, छीलते हैं और ग्राइंड करने का काम कर लेता है आसानी से, इनपे कोई दिक्कत नहीं आती। तो इनेमल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट अर्थात कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय फॉस्फेट से बना होता है। ये सबसे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता है। इसका pH यदि मुंह के लार का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो यह संसारित होना स्टार्ट हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से भी अम्लीयता की अधिकता को हम कम कर सकते हैं, उनको उदासीन करके। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने दंत क्षय को रोक सकते हैं। अपने नियमित रूप से अपने ब्रश करना चाहिए। दांतों के अंदर जो कीटाणु पैदा हो जाते हैं भोज्य पदार्थ के अवशेष बचे रहने के कारण, और वे बैक्टीरिया जो है अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं और अम्लीय पदार्थ छोड़ने के कारण पेट जो अपने मुंह की लार है उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे कि दांत खराब हो सकते हैं। ऐसे ही हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि मधुमक्खी डंक मारती है, कई बार डंक मार देती है। तो वो डंक में क्या कुछ होता है? तो हम जानते हैं कि डंक में अम्ल छोड़ा जाता है। डंक में एक अम्ल होता है। ठीक है, उस अम्ल के शरीर में प्रवेश होने के कारण उस शरीर में दर्द और जलन का अनुभव होने लग जाता है। उस भाग पे में दर्द और जलन महसूस होने लग जाती है। तो इसका उपाय हम क्या करेंगे? अम्ल छोड़ा गया है तो हमें क्या डालना चाहिए? क्षारीय पदार्थ अर्थात बेकिंग सोडा का हम प्रयोग कर लें, जो दुर्बल क्षारक होता है। इसका प्रयोग करें, उसको रगड़ें तो हमें काफ़ी हद तक दर्द और जलन से आराम मिल सकता है। प्राकृतिक रूप से हम देखें कि डंक नेटल का जो डंक होता है उसके बाल में मिथेनोइक अम्ल होता है। हम जैसे घूमने फिरने जा रहे हैं तो नेटल के पौधे के डंक हमारे शरीर के खुले भाग पे चुभ जाते हैं, जिसके कारण उसके डंक से मिथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है।
जिसके कारण हमें बहुत तेज जलन और दर्द का अनुभव होता है। लेकिन प्रकृति ने इसका हमें उपाय दिया है। नेटल प्लांट जहाँ पे होता है उसके पास ही एक दूसरा प्लांट भी उगा होता है, ठीक है। तो उस पौधे का नाम है डाक पौधे, डाक का पौधा होता है। तो डाक पौधे की पत्ती को हम रगड़ लें, ठीक है, तो हमें नेटल के कारण जो दर्द और जलन महसूस हो रही थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, क्योंकि डाक पौधे की पत्तियों में क्षारीय पदार्थ होता है जो कि इसको उदासीन करने का काम करता है। किसको? मेथेनोइक अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि प्रकृति में भी उदासीनीकरण के एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा नेटल पौधा जहाँ पे हुआ होता है वहीं पे डाक का पौधा भी होता है। नेटल का पौधा अम्लीय पदार्थ का डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल के रूप में, और डाक में क्षारीय पदार्थ होता है। ये एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद उदासीन चीज़ों कर देते हैं, जिसके कारण हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकृति में हम बहुत सारे स्रोत देखते हैं, जैसे कि सिरका है। सिरका हम अचार में और बहुत सारे खाद्य पदार्थों में यूज करते हैं। तो उसमें सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ऐसे प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल, अभी हमने पढ़ा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो बच्चों एक नंबर में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप बच्चों इस टेबल में से ज़रूर याद कर लेना कि किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब हम बच्चों लेसन के लास्ट वर्ड अम्ल, क्षार और लवण, लवण के बारे में आज हम पढ़ेंगे आगे। तो लवण के बारे में हमें पता है कि अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं अर्थात उदासीनीकरण क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो बहुत सारे हम लवण पढ़ चुके हैं। तो लवण का पीएच मान यदि हम देखें तो ये अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। चलो हम देखते हैं किस प्रकार से प्रबल लवण और प्रबल लवण कैसे बनते हैं और दुर्बल लवण कैसे बनते हैं और उदासीन कैसे बनते हैं। तो देखिए यदि प्रबल अम्ल हम ले, प्रबल अम्ल जमा में दुर्बल क्षार, क्योंकि एक तरफ अम्ल होना चाहिए एक तरफ क्षार होना चाहिए, तभी उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है और उससे लवण का निर्माण होता है। यदि प्रबल अम्ल ले रखा है, ठीक है, और दुर्बल क्षार ले रखा है, तो जो लवण बनेगा वो उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी, ठीक है। अर्थात जो चीज़ प्रबल होगी लवण की प्रकृति वैसी ही होगी। यदि हम इसका उलट कर दें, क्या करें? प्रबल क्षार ले लें, ठीक है, और दुर्बल अम्ल ले लें, तो बच्चों इस केस में लवण कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? लवण जो है वो क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है, क्षारीय प्रकृति होगी। लेकिन दोनों ही प्रबल हो, प्रबल क्या हो? अम्ल हो, और प्रबल ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो, तो उससे जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। कैसा बनेगा? उदासीन लवण, ठीक है। समझ आया बच्चों कि भाई उदासीनीकरण प्रक्रिया से हमेशा क्या बनते हैं? लवण और पानी बनते हैं। तो हम लवणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लवण की प्रकृति अम्लीय होगी यदि वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है। लवण की प्रकृति क्षारीय होगी यदि वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है। हम लवण की प्रकृति उदासीन होगी यदि वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लवण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। साधारण नमक के बारे में हम जानते हैं। हमारा साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड,
ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? साधारण नमक, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट इसको बोलते हैं। ये तुम्हें पता है समुद्र से प्राप्त होता है। गांधी की दांडी यात्रा के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने खनिज नमक को प्राप्त किया था समुद्र के माध्यम से। तो साधारण नमक बहुत सारी चीज़ों को बनाने में प्रयोग में आता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ के रूप में काम करते हैं। तो हम पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है। कैसा क्षारीय? प्रबल क्षारीय पदार्थ होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जलीय विलयन लेंगे। जलीय विलयन में कैसा? नमक घोल के, साधारण नमक को हम घोल लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे, उसमें पानी मिला देंगे। ठीक है। तो इसमें से हम फिर क्या करेंगे? विद्युत प्रवाहित करेंगे। विद्युत प्रवाहित करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो देखिए किस प्रकार से। तो ये ऑपरेटस तुम्हें दिख रहा है। हमने इसमें क्या ले रखा है? क्या ले रखा है? सोडियम क्लोराइड के अंदर पानी मिला रखा है और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात विद्युत अपघटन प्रक्रिया करवाते हैं। इसके लिए हमने दो हमने क्या ले लिए? इलेक्ट्रोड ले लिए, एक एनोड के रूप में और एक कैथोड के रूप में। ठीक है। तो एक को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है। और जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। ठीक है। तो कैथोड की तरफ हमेशा कैटायन जाते हैं। कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं। तो कैटायन जिधर मूव करते हैं उसके नाम से ही उस इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड पड़ता है। ऐसे एनायन के नाम से एनोड पड़ता है। तो एनायन जो है एनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि अपोजिट एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। तो एनायन किधर जाएंगे? एनोड की तरफ। कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये टूट कर क्या बनाता है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है। तो सोडियम आयन जो है किधर जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है। सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाएंगे। क्लोराइड आयन जो है नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ जाएंगे। तो क्लोरीन कहाँ से निकलेगी? एनोड की तरफ से क्लोरीन निकलेगी। ठीक है। और ऐसे ही H आयन जो हाइड्रोजन आयन है, पानी मिला रखे है, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ। तो कैथोड के तरफ से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे नमक का घोल जो हमने इधर डाला, इधर हमने नमक का घोल डाला है और इधर से हमें, ठीक है, नमक का घोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्राप्त होगा। इन चीज़ों का हम अलग अलग चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कलोर क्षार प्रक्रिया। कलोर अर्थात क्लोरीन निकलती, क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय पदार्थ है, क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा कलोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये आता है कि कलोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, समझाइए इसको। तो कलोर क्षार प्रक्रिया के लिए आप ये अभिक्रिया लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ओके बेटा। अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, CaOCl2। इसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और पानी प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया और इसमें क्या किया, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है,
क्लोरीन गैस कहाँ से बनी थी, जो कि हमने पीछे अभी किया था, उसमें हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो क्लोरीन गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोल के अंदर से प्रवाहित करते हैं। इसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम विभिन्न चीज़ों में प्रयोग करते हैं, जैसे सूती लेनिन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लाउंड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। ब्लीचिंग बोलते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ब्लीच कर देता है ब्लीचिंग पाउडर। अब हम दूसरा लवण लेते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और ये हमारे रसोई में पाया जाता है। हम रसोई में बेकिंग सोडे का बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं, जैसे रसोई में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने में कर सकते हैं। तो इसके लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को पास करने के बाद हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है और इसको हम गर्म करते हैं तो ये किससे टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया हम पीछे पढ़ चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है, इसलिए भटूरे आदि को फुलाने के लिए इस मीठे सोडे का हम प्रयोग करते हैं। मीठे सोडा डालने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण भटूरा फूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो बेकिंग सोडे का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये हम बता चुके हैं। अग्निशामक के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब अगला जो है वो है धोने का सोडा, ठीक है। इसको हम सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट मॉलिक्यूल है Na2CO3 10H2O। 10H2 मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 पानी के अणु जुड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में पानी मिला देंगे तो हमें मिल जाता है सोडियम डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पूरा नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। धोने के सोडा का प्रयोग हम कांच, साबुन, कागज उद्योग में प्रयोग करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या लवण की क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? जरूरी नहीं है लवण की क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हो, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कॉपर सल्फेट है CuSO4 5H2O इसका फॉर्मूला होता है। तो कॉपर सल्फेट जब नॉर्मल डिब्बे में होता है तो हम उसका कलर देखते हैं उसका कलर होता है नीला, इसलिए इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला थोथा। लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इसको गर्म करते हैं। टेस्ट ट्यूब में जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में गर्म किया तो इसका कलर जो है नीले कलर से वाइट कलर हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है, वाइट, ठीक है। और इसमें से कुछ पानी की बूंदें यहाँ पे जमा हो जाती है। तो ये पानी की बूंद कहाँ से आई? ऊपर से तो आई नहीं, कहाँ से आई? इस क्रिस्टल में से आई, अर्थात क्रिस्टलीय जल था इसके अंदर। तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल थे, ये क्रिस्टलीय जल के रूप में बाहर निकले हैं, ठीक है बेटा। इसको क्रिस्टलन जल बोलते हैं, ये जो साथ में जुड़े होते हैं। ऐसे यार पहले देखा था हमने Na2SO4 10H2O। तो यहाँ पे 10 पानी के अणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसमें ऑलरेडी पानी के अणु जुड़े हुए होते हैं। तो ये
पानी के अणु गर्म करने के बाद निकल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये वीक वंडरवाल फोर्स के द्वारा इस अणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ जैसे 5 अणु जुड़े हुए हैं, सोडियम सल्फेट के साथ 10 पानी के अणु जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कुछ और यौगिक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट और आधा पानी का अणु H2O। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CuSO4 H2O, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट ट्वाइस H2O, तो ये फॉर्मूला ठीक है और ये भी, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम देख पा रहे हैं क्रिस्टलन जल होता है, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कॉपर सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें पानी के अणु आता तो इसमें पानी मिला देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। इसका प्रयोग हम विभिन्न आप क्या खिलौने बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, घरों में छतों पे प्लास्टर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हड्डी को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगाया जाता है उसमें हम इसका प्रयोग। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम विभिन्न यौगिकों का प्रयोग करते हैं अलग अलग कामों के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों आप सभी इन प्रश्नों को करना, जो जैसे कि यहाँ पे 5 प्रश्न दे रखा, आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये अभ्यास के प्रश्न हैं, इनको भी आप करके देखना, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे कि आपने क्या सीखा, कितना जाना, कितना सीख चुके हो। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको और अधिक जानकारी के साथ उस चीज़ को आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल सके। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। गुड बाय।